जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल सिस्टम्स हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपके सामने यहाँ पर फ्लैट प्लेट और फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल सिस्टम को फिलहाल डिस्कस करना है। इन दोनों को भी मैं अलग अलग डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैंने इकट्ठा एक ही वीडियो में कवर करना है, इसलिए बेहतर समझा, क्योंकि दोनों की जो तकरीबन 80% प्रॉपर्टीज़ हैं वो तकरीबन सेम है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो डिफरेंट बनाए क्यों जाते हैं, एक ही क्यों अडोप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, डिफरेंट क्यों मौजूद है। ठीक है, और ये इनकी डिफरेंट सिलेक्शन जो है वो क्यों की जाती है। तो उसे याद रखें कि स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो इसलिए डिफरेंट बनाए गए हैं कि डिफरेंट तरह की, यानी कि आप घर है तो घर एक छोटी बिल्डिंग है, उसके लिए हम स्ट्रक्चरल सिस्टम और अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल है उसके लिए हम स्ट्रक्चरल सिस्टम और अडॉप्ट करेंगे, मस्जिद है उसके लिए स्ट्रक्चरल सिस्टम और अडॉप्ट करेंगे, लाइब्रेरी है उसके लिए स्ट्रक्चरल सिस्टम और अडॉप्ट करेंगे। और अगर हमारे पास एयरपोर्ट है तो उसके अंदर हम स्ट्रक्चरल सिस्टम और अडॉप्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि इन सब के अंदर अब घर है, घर के अंदर थोड़े से लोगों ने रहना है, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, इस वजह से वहाँ पे हमें लॉन्गर स्पेन रिक्वायर्ड नहीं। लेकिन मस्जिद है, वहाँ पे बहुत से लोगों ने आना है, स्टेडियम में बहुत से लोगों ने आना है, हॉस्पिटल में बहुत से बड़ी मशीनरीज में बड़ी बहुत सारी क्वांटिटी आनी है लोगों की, तो इस वजह से वहाँ बड़े स्पेन रिक्वायर्ड है। इसी तरह एयरपोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट में बहुत सारे पैसेंजर्स हैं कि ज़्यादा लोग रिक्वायर्ड है। ठीक है, और जितनी एसेसरीज यानी कि फर्नीचर वगैरह मशीनरी या जो कुछ भी एयरपोर्ट के अंदर है, उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े लॉन्गर स्पैन्स चाहिए, खुली जगह चाहिए, ताकि हम जो हमारे पैसेंजर्स हैं या फर्नीचर वगैरह हैं उसको ईजिली अकोमोडेट किया जा सके। ठीक है, तो इस वजह से हाँ, ये एक तो रीज़न है डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम्स को बनाने की, अडॉप्ट करने की। दूसरी रीज़न ये है कि बहुत सारे स्ट्रक्चरल सिस्टम हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत वीक हैं, ठीक है, जो ज़्यादा लोड नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं और इकोनॉमिकल है। बहुत ऐसे हैं जो कि लोड तो ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अनइकोनॉमिकल है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल सिस्टम्स भी हैं जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो वीक सॉइल पे बनाए जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग सॉइल पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो बिल्डिंग डिज़ाइन करते हुए जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये दोनों आपके सामने जो टाइप्स है, फ्लैट प्लेट और फ्लैट स्लैब, इनको आज मैं डिस्कस करूँगा। अब ये है हमारे पास जो सबसे जनरल होता है लोड की डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे होती है जनरली। छत का लोड आता है बीम पे, बीम का कॉलम पे, कॉलम का फुटिंग पे और फुटिंग का फिर नीचे सॉइल पे। ये हमारे पास एक जनरल जो है एक इक्वेशन बनी हुई है। लेकिन ये है कि जब हम बात करेंगे फ्लैट प्लेट और फ्लैट स्लैब की, तो इन दोनों सिस्टम्स के अंदर बीम्स मौजूद नहीं होती। जब बीम्स मौजूद नहीं होती तो इट मीन स्लैब का लोड डायरेक्टली कॉलम पे, कॉलम का फुटिंग, फुटिंग का सॉइल के ऊपर आएगा। ठीक है, इन दोनों सिस्टम्स के अंदर आपके पास बीम्स मौजूद नहीं होती। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक 3D व्यू बनाया और ये आपके पास एक फ्रंट व्यू बनाया, ये आगे आपको चल के समझाता हूँ। ये जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इन दोनों के लिए सेम है, सिवाय दो पॉइंट्स के, जिनके साथ ये मैंने सर्कल लगाया है। ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली है फ्लैट प्लेट के लिए और ये वाला पॉइंट है स्पेसिफिकली फ्लैट स्लैब के लिए। बाकी ये जितने पॉइंट्स हैं ये दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। टू वे कंक्रीट स्लैब सबसे पहला पॉइंट है। टू वे कंक्रीट स्लैब का मतलब ये है कि आपका जो भी स्लैब का लोड है वो चारों साइडों पे बराबर तकसीम होगा। ठीक है, अगर ये वन वे स्लैब होती तो दो साइडों पे तकसीम होता। ठीक है, ये चूँकि अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे वो तमाम पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ जो दोनों सिस्टम्स के अंदर सेम है। ठीक है, अब मैं पहले भी बता चुका हूँ दोनों सिस्टम के अंदर एक तो ये कंक्रीट स्लैब टू वे होती है, दोनों सिस्टम के अंदर जो बीम्स हैं वो दोनों के अंदर मौजूद नहीं होती। दूसरी बात ये है कि दोनों सिस्टम में पंचिंग शियर इज अ मेजर कंसर्न। पंचिंग शियर का मतलब ये है कि ये जो स्लैब है, ये इन कॉलम, ये जो कॉलम्स हैं ये इस स्लैब के अंदर पंच हो रहे हैं। ठीक है, पंच होंगे क्योंकि बीम्स है नहीं, इस वजह से पंचिंग शियर ज़्यादा होगी। यानी कि पंच किसे कहते हैं, ये अगर आपके पास एक कागज़ है और ये आपके पास एक पेन है, तो इसको जब मैं इसके अंदर चबाऊंगा तो ये आपके पास पंचेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ज़ाहिर है कि एक कॉलम है, कॉलम के ऊपर जब स्लैब है तो स्लैब का वजन कॉलम पे आएगा, तो क्या होगा, कॉलम जो है वो इस स्लैब के अंदर चुभने की कोशिश करेगा, पंच करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब अच्छा उस तो बाद क्या है, अच्छा इसके अंदर हमने क्या करना है कि इन दोनों सिस्टम के अंदर जब भी हमने डिज़ाइन करना है तो हमने पंचिंग शीयर को ना आप ये समझें कि डील करना है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसको ज़रूर रिड्यूस करेंगे ताकि हमारी जो है स्लैब के अंदर क्रैक्स ना आए। फ्लैट सॉफिट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन लेआउट। सॉफिट किसे कहते हैं, सॉफिट ये कहते हैं, अब जैसे जिस कमरे में मैं खड़ा हूँ, इस कमरे का छत अगर मैं नीचे से देखूंगा
तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है छत का स्लैब का, उसे सॉफिट कहा जाता है। तो जाहिर है कि जब इधर बीम्स है ही नहीं तो ये एक जैसा बराबर है, तो इसे हम कहेंगे फ्लैट सॉफिट है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन लेआउट, जाहिर है कि बीम्स नहीं है, ज़्यादा जो है आपको लेआउट जो है वो टेक्निकली तौर पे नहीं करना पड़ेगा, सादा सादा से कॉलम्स के निशानात लगाने होंगे एंड दैट्स इट। मोर क्लियर हाइट ऑफ द सीलिंग, जाहिर है कि जब आपके पास बीम्स होती हैं तो बीम्स की वजह से क्या है कि रूम की जो क्लियर हाइट होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, अगर डीप बीम्स आपके पास है, ठीक है। तो ये है कि जब इन सिस्टम्स में बीम्स नहीं है तो इट मीन्स कि आपको जो है कमरे की पूरी जो हाइट है वो अवेलेबल है। यानी अगर 10 फुट का कमरा है, ठीक है, 10 फुट हाइट और 10 फुट लेंथ का कमरा है, तो इट मीन्स कि 10 फुट हाइट आपकी हर जगह के ऊपर क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है नीड लेस फॉर्म वर्क। नीड लेस फॉर्म वर्क मतलब कि शटरिंग, जब आपके पास ज़्यादा बीम्स ही मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे अगर बीम्स आती तो कहाँ कहाँ आती, 1 2 3 और 4 बीम्स आती, इन 4 के लिए आपको अलग से शटरिंग जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती। जब बीम्स ही नहीं है तो इट मीन्स कि यहाँ की शटरिंग मौजूद नहीं है, तो इसलिए लिखा हुआ नो नीड लेस फॉर्म वर्क। अच्छा, उसके बाद क्या है, मोर थिकनेस इज रिक्वायर्ड। थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया पंचिंग शीयर का। जाहिर है कि पंचिंग शीयर, आप देखें, अगर एक कागज सिर्फ मैं लूँ, उस कागज के ऊपर मैं इस पेन को चबाऊँ तो कागज की थिकनेस कम होगी, पेन आराम से बीच में चला जाएगा। लेकिन अगर ये मैंने एक बुक ली है जिसके अंदर बहुत सारे कागज है, अब इसके अंदर मैं जब पेन को चबाऊंगा तो ये आसानी से अंदर नहीं जाएगा। इट मीन्स कि जितनी ज़्यादा मैं थिकनेस इंक्रीज करूंगा इतनी ही आपकी जो पंचिंग शीयर को बर्दाश्त करने की सलाहियत है वो जो है ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। तो ये मोर थिकनेस जो है इन दोनों सिस्टम्स के केस में आपको स्लैब की थिकनेस ज़्यादा देनी पड़ती है ताकि आप जो है वो पंचिंग शेयर को इजीली जो है ओवरकम कर सके। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, स्लैब मिडिल स्ट्रिप डिफ्लेक्शन कंट्रोल इज डिफिकल्ट। मिडिल स्ट्रिप्स कौन सी होती है, ये अब पूरी स्लैब है, इसका ये दरमियान एक साइड पे स्ट्रिप मैंने डॉटेड लाइन में बनाई है, एक में ये हैच करके आपको बता दी, ये दोनों मिडिल स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ये वाली एक मिडिल स्ट्रिप है और एक ये वाली मिडिल स्ट्रिप। अब ये देखें कि ये तो कॉलम के आसपास का इलाका है, यहाँ पे भी कॉलम के आसपास का एरिया है, ये भी कॉलम के आसपास के एरिया है, ये भी कॉलम के आसपास के, लेकिन ये जो बीच वाले हिस्से हैं ना, ये दोनों जो हैं, ये दोनों इस जगह के ऊपर कोई आपको यानी चीज़ रेजिस्ट नहीं कर रही। यहाँ पे आपकी जो स्लैब है वो डिफ्लेक्ट हो सकती है, यानी झुकाव कर सकती है। तो इसलिए लिखा हुआ है स्लैब की जो मिडिल स्टेप डिफ्लेक्शन कंट्रोल है वो डिफिकल्ट है, यानी कि इन मिडिल स्टेप्स के ऊपर आप स्लैब की डिफ्लेक्शन को नहीं रोक सकते, ठीक है। देखें, अगर यहाँ पे बीम्स होते ना, बीम्स होते अगर चारों साइडों पे, तो आप देखिए फिर ये कभी भी जो मिडिल स्टेप की डिफ्लेक्शन है इसको हम जो है इजीली जो है कर सकते थे, इसको ख़त्म कर सकते थे, इसको इजीली हम ओवरकम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये है कि हमारे पास चूँकि बीम्स नहीं है इसलिए हम मिडिल स्टेप की डिफ्लेक्शन को ना नहीं रोक सकते आसानी से। अब आ जाए दो उन पॉइंट्स की जानिब जो कि स्पेसिफिकली फ्लैट के लिए है और स्पेसिफिकली फ्लैट प्लेट और फ्लैट स्लैब के लिए जो अलग अलग है। अब सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन कॉलम्स, ये सबसे पहले याद रखें, ये फ्लैट प्लेट का सिस्टम है कि अगर ये आपकी स्लैब सिर्फ और सिर्फ कॉलम के ऊपर टिकी हुई है, सिर्फ कॉलम के ऊपर, तो उसको आप कहेंगे कि ये सिर्फ फ्लैट प्लेट है, ठीक है। दूसरा जो केस है ना वो है यूज ऑफ ड्रॉप पैनल्स एंड कॉलम कैपिटल्स। ये देखिए, ये स्लैब है, यही स्लैब का 3D व्यू का मैंने फ्रंट व्यू बना लिया, ये स्लैब है, ये एक कॉलम है, एक ये कॉलम है, इस कॉलम की नीचे से जो विड्थ थी वो ऊपर जाके बढ़ गई, तो जो बढ़ जाती है विड्थ उसको हम कहते हैं कॉलम कैपिटल। अगर आपकी कॉलम की विड्थ नीचे से ऊपर तक सेम रहे लेकिन ऊपर एक कंक्रीट का यानी कि स्लैब का छोटा सा टुकड़ा नीचे की जानिब एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाए, तो इसको आप कहेंगे ड्रॉप पैनल। तो ये है, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉलम मौजूद हो जिस तरह ये मौजूद है तो इसको आप कहेंगे फ्लैट प्लेट। अगर आपके पास कॉलम तो मौजूद है लेकिन उसमें या कॉलम कैपिटल है या ड्रॉप पैनल है तो उसको आप कहेंगे फ्लैट स्लैब, ठीक है। अब ये दोनों काम करने का मकसद क्या था, यहाँ पे भी आप जरा चेक कर लें। अगर ये कॉलम सिंपल इसी तरह से होता, बिल्कुल ऐसी थ्रू आउट ऊपर से नीचे सेम होता, कॉलम कैपिटल ना होता, अगर यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे ये कॉलम इजीली पंच कर जाता
स्लैब में, लेकिन चूंकि क्या हुआ कि यहाँ पे इसका एरिया बढ़ा दिया गया, कॉलम कैपिटल ला के एरिया बढ़ा दिया गया। जब एरिया बढ़ जाएगा तो आपको पता है कि फिर वो इजीली स्लैब के अंदर नहीं चुभ सकेगा, यानी पंच नहीं कर सकेगा। जैसे सुई होगी तो उसका एरिया कम होता है, वो इजीली पंच कर जाएगी, लेकिन ये मार्कर है, इसका एरिया ये ज़्यादा है, ठीक है, सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो ये इजीली पंच नहीं कर सकेगा। सेम इज द केस ड्रॉप पैनल है। ड्रॉप पैनल के साथ आपने क्या किया, आपने इसका यहाँ पे जो जॉइंट था कॉलम बीम का, वहाँ पे इसका एरिया बढ़ा दिया। जब एरिया बढ़ जाएगा तो आपका वही बात है कि फिर ये कॉलम इजीली स्लैब में पंच नहीं कर सकेगा। तो ये 2 पॉइंट्स जो है वो मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी थे, और स्पेसिफिकली ये पॉइंट फ्लैट स्लैब प्लेट के लिए है, ये फ्लैट स्लैब के लिए, बाकी सारे पॉइंट्स दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड विद दिस, थैंक यू वेरी मच।